नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें दिखाते हैं खबरों तह तक जाकर असल खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे एक असल खबर छिपी। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री, ये दो ऐसे सवाल रहे जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच में राजस्थान में सरकार की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर ऐसा घमासान मचा कि सारे सियासी गणित आपस में उलझ गए और यह कांग्रेस का आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखें रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सियासत में एक बार फिर राजस्थान ट्रेंड कर रहा है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कांग्रेस आला कमान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस में फुल फ्लैश के साथ पावर में आने वाले हैं। पावर मतलब पार्टी के अध्यक्ष का पद, लेकिन इसके पहले उनके खेमे के विधायक शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। अध्यक्ष पद के बाद राजस्थान के मुखिया के लिए सचिन पायलट गांधी नेहरू परिवार की पहली पसंद बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बात गहलोत को नागवार गुजर रही है। जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस में कलह का ही कोई नया मुद्दा नहीं। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। पद यात्रा में चल रहे हैं और पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रही है। झूठे वादे करते हैं। सचिन को भी वेटिंग लिस्ट में बैठाया है। गुट और खेमेबाजी दिखने के बाद कई सवाल उठते हैं। इन सवालों का कांग्रेस को जवाब न मिला तो शायद 2 राज्यों वाली सरकार आगे जाकर कहीं एक राज्य तक सीमित न रह जाए। तो राजस्थान में आखिर इस रस्साकशी के क्या मायने हैं, क्या असर पड़ सकता है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। गांधी परिवार के नजदीक माने जाने वाले अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसने आला कमान को, उनकी चुनौतियों को बढ़ाया, चिंताओं को बढ़ाया। सबसे बड़ा मैसेज इससे गया कि क्या राजस्थान में सरकार के मुखिया को लेकर गांधी परिवार की पसंद पायलट होने के बावजूद अध्यक्ष अगर बनते हैं गहलोत तो उसे मानेंगे, यह सवाल उठ गया। कम से कम तेवर तो ऐसा नहीं बताते। इसका असर गहलोत विरोधियों को उनके खिलाफ माहौल बनाने को लेकर भी मिल सकता है, और मिला भी, जैसा दिन भर देखा गया। समर्थक विधायकों के बागी तेवर के बाद में अब अध्यक्ष पद पर नामांकन को लेकर भी कई तरह के कयास और बढ़ गए। संशय है, यह संभावना भी है कि गहलोत के सामने कोई मजबूत नेता को अध्यक्ष पद पर उतारा जा सकता है। गहलोत समर्थक विधायक इस बात की आशंका 2 बैठकों में जता चुके हैं। कई मंत्री खुलकर इस बात को स्वीकार करते हैं। गहलोत समर्थकों के मुताबिक अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का चुनाव हरवाने के लिए एक लॉबी एक्टिव है, लेकिन जो कुछ भी गहलोत और उनका खेमा इस समय कह या कर रहा है, उस पर भी आला कमान की नजर है। वो भी इसके ऊपर बारीकी से ऑब्जर्वर को भेज भेज कर परिस्थितियों को संभाल रहे हैं। बात राजस्थान की कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की लामबंदी के बाद अब कांग्रेस हाईकमान के लिए राजस्थान में सीएम चुनने के साथ पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव का काम बड़ा मुश्किल हो चुका है। जैसा आपको हम बता भी रहे थे, कांग्रेस पार्टी अब अशोक गहलोत की बजाय किसी और को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर विचार कर रही है, क्योंकि जो प्रकरण राजस्थान में हुआ उसने पार्टी को एक अलार्म दिया है। मध्य प्रदेश के 2 पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम इसमें चर्चा में है। इसके अलावा अशोक गहलोत का नाम पहले से चल रहा है। बीच में यह भी खबर आई कि कमलनाथ जो हैं वो भी इसका एक चेहरा हो सकते हैं। कमलनाथ को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से वो मिल चुके हैं। परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति हैं कमलनाथ, और इस सियासी संकट में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान में डैमेज कंट्रोल के साथ साथ अध्यक्ष के प्रत्याशी को लेकर उनकी राय या उनकी बड़ी भूमिका रह सकती है। मतलब यह कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत अब शायद हाईकमान की पहली पसंद नहीं रह गए। ऐसे संकेत कम से कम दिन भर दिखाई पड़े मिले। चलिए, इस पूरे विषय के ऊपर जिस अंदाज में वार पलटवार हुए हैं, अब देखना है कि इसका असर क्या होता है। कमलनाथ पर कांग्रेस हाईकमान के भरोसे की वजह, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें। इसकी एक लंबा इतिहास इसकी पृष्ठभूमि में है। गांधी परिवार में 3 पीढ़ियों के साथ राजनीति करते आ रहे हैं कमलनाथ। 10 जनपद के स्पीड डायल नंबर की तरह वो हैं, जब कभी बुलाते हैं वो पहुंचते हैं, संकटमोचक की भूमिका निभाते हैं।
लंबा तजुर्बा रखते हैं। केंद्रीय नेतृत्व में पैठ के साथ वो पूरे संगठन को अच्छी तरह समझते हैं। हर गुट में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके पहले कई बार वो पार्टी में ऐसी परिस्थितियों को देख चुके हैं, संभाल चुके हैं। कांग्रेस के लिए यह ऐसा वक्त है जब वो किसी एक के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती। अशोक गहलोत जैसे मंझे हुए नेता ऐन वक्त पर हाईकमान को अगर उनके निर्णयों को अगर इस तरह से चुनौती देते हैं तो G23 में से कुछ ने पार्टी छोड़ करके पहले से इस बात के संकेत दिए कि उनके बयानों को, उनके जेस्चर को आप हल्के में ना लें। इन हालात में गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता पर भरोसा कर पाना आला कमान के लिए जरा दिक्कत भरा काम है, लेकिन इसमें कौन चॉइस हो सकती है बड़ी स्वाभाविक है। दिक्कत यह है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस वक्त सबसे भरोसेमंद और बड़े चेहरे हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे वक्त में दिल्ली बुलाने का असर राज्य की सियासत पर पड़ सकता है, लेकिन इतने सारे झंझावात झेल रही कांग्रेस पार्टी के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। संभवतः इसी वजह से कमलनाथ को फौरन दिल्ली बुलाया गया है और इस भरोसे के बाद में अब देखना होगा कि वे कैसे इस सिचुएशन को संभालते हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा इस वक्त चौतरफा गरमाया हुआ है। विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे पर बार बार बात की जा रही है। शराबबंदी समिति के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण शर्मा, जिन्होंने साफ कहा कि राज्य में शराबबंदी एकाएक नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की जिंदगी और उनके परिवार से जुड़ा सवाल है। सीएम भूपेश ने भी सबको भरोसे में लेकर शराबबंदी की बात कही। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा गर्मा गया है। जबरदस्त बयानबाजी के बीच सरकार की शराबबंदी समिति के अध्यक्ष और सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने साफ कहा कि शराबबंदी के लिए जन आंदोलन होना चाहिए। इसका हल सभी को मिलकर तलाशना चाहिए क्योंकि शराबबंदी अचानक नहीं की जा सकती। जिस दिन पब्लिक मूवमेंट बन जाएगा, पूरे देश में पब्लिक मूवमेंट बनाने की जरूरत है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, मेहरबानी करके वो प्रयोग तो करें अपने राज्य में। मध्य प्रदेश में करके देख लें, मध्य प्रदेश हमारा बड़ा भाई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सबको भरोसे में लेकर शराबबंदी करने की बात कही है। शराब जो है वो सामाजिक बुराई है और सब मिलके ही करेंगे। सामाजिक जागरण के माध्यम से ही इसे लाया जाएगा। दरअसल बीजेपी आए दिन कांग्रेस और प्रदेश सरकार को शराबबंदी का वायदा याद दिला रही है। वहीं सरकार विपक्ष को पहले बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी कराने की नसीहत दे रही है। तो साहब, बीजेपी तय कर चुकी है कि ये वचन पत्र का ऐसा वायदा था जिसको याद दिलाकर वो कांग्रेस पार्टी को बार बार हर बार असहज कर सकती है। और कांग्रेस ने भी अब इस पर कठोर या तगड़ा स्टैंड लेना शुरू किया। उन्होंने चुनौती दी है कि आपके कई सारे स्टेट हैं जहां आपकी सरकार चल रही है, आप वहां ऐसा करके तो देखें, या जहां चल रही है उसकी सच्चाई जनता के सामने लाकर देखें। इधर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर से पदयात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी जयंती से करेगी। इस यात्रा के जरिए 24,000 बूथों तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सीधे पहुंचेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी को एक दिन में 52 किलोमीटर की पदयात्रा की चुनौती भी दी, जिसको बीजेपी ने भी स्वीकार किया। पदयात्राओं पर रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा के जरिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का संदेश तमाम बूथों तक पहुंचाना चाहती है। पदयात्रा में कांग्रेस के सभी विधायक, सांसद, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी को एक दिन में 52 किलोमीटर पदयात्रा की चुनौती भी दी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस की इस चुनौती को राजनांदगांव के बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया। रविवार को पदयात्रा शुरू कर सोमवार को रायपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने फूलमाला और फलों से उनका स्वागत किया, लेकिन बीजेपी इसे कोरा ड्रामा बताती है। कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा का पालन करते हुए हम लोगों ने उनका शांतिपूर्वक तरीके से स्वागत किया। श्रीचंद सुंदरानी जी को शायद ये पचा नहीं। यहाँ पर कांग्रेसी लोग नौटंकी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोहन मरकाम जी है ही नहीं, उनका पीए नहीं, उसका स्टेनो नहीं है, कोई नहीं है। हम उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, उनकी चुनौती भाजपा को स्वीकार है। दरअसल युवा मोर्चा कार्यकर्ता पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो एक तरफ तो पदयात्राओं की होड़ सी लग गई है, कलश की पदयात्रा, चुनौती की पदयात्रा। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी पदयात्राओं का ऐलान पहले से कर दी। आखिर इन दिनों पदयात्राओं का ये सिलसिला है क्यों? चलिए इस बात को भी डिकोड करते हैं। कुछ महीनों पहले आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने
राजस्थान के उदयपुर में नव चिंतन शिविर किया था। पार्टी को पूरी तरह से रिवाइव करने की एक रणनीति तब बनी थी। ये माना जा रहा है कि तभी से ये तय हो चुका था कि राहुल गांधी देश भर में एक बड़ी यात्रा करेंगे। इसके बाद बीते महीने दिल्ली में भी ये बात मीटिंग और मंथन के सिलसिले में तय हुई कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश भर में विभिन्न प्रदेशों में भी पदयात्राएं निकाली जाएंगी, खासतौर पर वहां जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। बीते साल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हैं और ऐसे में 2 अक्टूबर से तारीख बेहतर क्या होगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पदयात्रा शुरू करके कांग्रेस गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरणा लेना और उनके सिद्धांतों का पालन करने का संदेश देना चाहती है। इसके अलावा जनता के बीच में पैदल चलकर पहुंचने वाले कांग्रेसी अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें हो रहे मैसेज सारे यहां जनता तक देंगे, सरकार के काम पहुंचाएंगे और बड़ी बात सीधे सीधे बूथों तक पहुंचकर वो अपनी पार्टी के लिए 2023 के इलेक्शन में जमीन को पक्का कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कितना कारगर रहता, कितना काम आता है। प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन आएंगे। मौका होगा महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन का, जो विस्तारित कॉरिडोर है, और इसके लिए शिवराज कैबिनेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल उज्जैन में होने वाली है। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े विषय पर गहनता से यह कैबिनेट उज्जैन में मंथन करेगी। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए कल उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें पीएम मोदी के उज्जैन दौरे से लेकर इस प्रोजेक्ट की समीक्षा तक कई अहम विषयों पर बातचीत होगी। आज सीएम ने अनूपपुर जिले की समीक्षा की। मीटिंग के दौरान गलत जानकारी देने पर सीएम ने जल जीवन मिशन को लेकर पीएचई कार्यपालन अभियंता यानी ईई पर नाराजगी जताई। अपने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएं और जनता को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से हम बेहतर और सुखी जीवन उपलब्ध कराने में सहयोगी बन सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार 7 और 8 अक्टूबर को 2 दिवसीय चिंतन शिविर करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मंत्री और आला अधिकारी शामिल होंगे। शिविर में प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा से पहले सरकार के रोडमैप पर मंथन होगा। महाकाल कॉरिडोर को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, यहां तक कि अब एक कैबिनेट की मीटिंग भी उज्जैन में कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि महाकाल कॉरिडोर की इतनी अहमियत क्यों हो गई, या क्यों इसे इतना बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है। चलिए हम इसको डिकोड करते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। महाकाल कॉरिडोर का महत्व मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में एक संदेश के तौर पर है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर देश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों का विस्तार मध्य प्रदेश सरकार के साथ केंद्रीय नेतृत्व के टॉप एजेंडे में। राम मंदिर पूरा हो रहा है, तारीख आ चुकी है। इसके बाद काशी और काशी के बाद अब यहां उज्जैन। इसके पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ के विस्तार का काम देश ने देखा, पूरा होता हुआ देखा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य, इसका काम भी और तारीख भी जैसा हमने बताया आ चुकी है। आस्था के साथ मंदिरों का अपना सियासी महत्व भी होता है, खास तौर पर चुनाव के दरमियान। पूरे 4 साल पूजा नहीं करने वाले नेता चुनाव के वक्त या उसके पहले आपको मंदिरों के चक्कर लगाते, माथा टेकते नजर आते हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार को अपने बहुसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए इस तरह के स्ट्रांग मैसेज की जरूरत है, और साथ ही दूसरे दलों को यह बात मजबूत करती कि धार्मिक फ्रंट के ऊपर आकर उनसे मुकाबला करें। तो इसके बाद अब यह बात बहुत अच्छी तरह समझी जा सकती कि आखिर क्यों हम इसे इतना बड़ा इवेंट बनते हुए देख रहे हैं। चलिए इन सारे विषयों के ऊपर हम विस्तार से आगे भी चर्चा करते रहेंगे न्यूज डिकोड में। और अब सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम के आरोपी जुड़ा अपडेट आपको देते हैं। जबलपुर डायसिस के बिशप पीसी सिंह ने जेल से बाहर आने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेंट्रल जेल में बंद बिशप पीसी सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। हुआ क्या, देखें आप।
करोड़ों रुपए की हेराफेरी मामले में आरोपी बिशप पीसी सिंह ने जेल से बाहर आने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेंट्रल जेल में बंद बिशप पीसी सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी लगाई। बिशप ने जमानत मिलने पर जांच एजेंसी को सहयोग देने की बात कही है। हालांकि ईओडब्ल्यू ने जमानत का विरोध किया है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि पीसी सिंह जेल से बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगली सुनवाई के लिए 30 सितम्बर की तारीख तय की गयी। पीसी सिंह का लड़का भी है, मैनेजर, प्रिंसिपल है, ये सब मिली भगत करके सारा पैसा खा रहे हैं ना। गरीबों का, बच्चों की फीस का, स्टाफ को तो पैसा नहीं मिल रहा, तनख्वाह नहीं मिली 4 महीने से। घमापुर का जो स्कूल है 4 महीने से। बिशप पीसी सिंह का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में पता चला कि बिशप ने अपने नाम से जबलपुर में बेशकीमती जमीनें खरीदी थी। उसका लोन चर्च के तहत आने वाले स्कूल चुका रहे थे। ये हालात तब हैं जब चर्च के स्कूलों के टीचर्स को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। चलिए अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे गुलाम नबी आजाद की चर्चा करते हैं, जिन्होंने नवरात्रि के पहले दिन अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी। देखें आप खबर। स्क्रीन पर दिख रहा ये नीला, सफेद और पीले रंग का झंडा पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी का है। आजाद ने आज जम्मू में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया और पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा। नाम की घोषणा करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आजाद का अर्थ मेरे नाम से नहीं, बल्कि इसका मतलब ये कि हमारी अपनी सोच होगी और ये किसी से प्रभावित नहीं होगी। ये पार्टी आजाद रहेगी। इस दौरान आजाद ने कहा कि पार्टी में धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% नौजवानों को और महिलाओं को टिकटें दी जाए। नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करेंगे। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस छोड़ने के साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी लाने का ऐलान किया था। तो कांग्रेस से टूटकर एक और नई पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई दिग्गज नेताओं ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। इसका भी इतिहास है। थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं, डिकोड करते हैं। कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद 65वें कांग्रेसी नेता रहे। 1969 में कांग्रेस के दिग्गजों ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया था। तब उन्होंने इंदिरा कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई। के कामराज, मोरारजी देसाई, बीजू पटनायक, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है। लेकिन बीजू पटनायक, शरद पवार और ममता बनर्जी सफलता बड़े कम नेताओं को मिली है अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने में। इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की नींव रह चुके गुलाम नबी आजाद के जाने से पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा। लेकिन बदली परिस्थितियों में कश्मीर में नई पार्टी बनाकर और इसमें सफलता को लेकर अभी भी राह उतनी आसान नहीं है, काफी कठिन राह है। और इस कठिन राह के ऊपर कैसे खुद गुलाम नबी आजाद चलते हैं या अपनी पार्टी को ले जाते हैं, सोच उन्होंने कही कि आजाद रहना चाहिए और इसमें महिलाओं और यूथ जो है उसको मौका मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर सवाल उठाए। देखें आप। ये हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनसे न ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ न अमेरिका को। दरअसल अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 3,581 करोड़ देने की मंजूरी दी थी। भारत ने इस फैसले पर चिंता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से इस मामले पर बातचीत की। इस पर अमेरिका सरकार का कहना था कि ऐसा करके पाकिस्तान की मदद नहीं की गई, बल्कि मौजूदा F-16 बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट्स की बिक्री करना है। बता दें, विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 77वें सत्र में हिस्सा लेने 18 सितंबर को अमेरिका पहुंचे थे। न्यूयॉर्क में आयोजित UNGA मीटिंग खत्म होने के बाद वे 28 सितंबर तक वहां रहेंगे। तो न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। आज नवरात्रि शक्ति आराधना के पर्व की शुरुआत हुई है। न्यूज डिकोड टीम की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ में सुख समृद्धि की कामना के इस नवरात्रि को पूरी तरह से एंजॉय करें। सुरक्षा का भाव परिवार और समाज में आगे लगातार बढ़ता रहे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।